मूवी में तुमको पता है कि एक मूवी देख रहे हो, उसमें जो है तुमको पता है फिक्शनल कैरेक्टर है, जो फॉर एग्जांपल एवेंजर्स देखने गए तुम, ठीक है, तुम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवेंजर्स देखने गए, एवेंजर्स में लास्ट में अपना, ठीक है, आयरन मैन अपने भैया मर गए, आई लव यू 3000 हो गया एंड में। हमको क्यों इतना रोना आ रहा है, हम इतना क्यों रो रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जिसके हमको पता है कि रियल लाइफ में वो अलाइव है, बस मूवी में मरा है। क्यों हमारे सेंटिमेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, क्यों तुम रो रहे हो? उस मूवी के पीछे की आर्ट क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, मॉरल एस्थेटिक्स क्या है, हम वो जानेंगे आज के इस लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज का हमारा लेक्चर है एस्थेटिक्स, वैल्यू थ्योरी। और एस्थेटिक्स वैसे तो बहुत छोटा फील्ड है, इन द सेंस कि अगर हम डेप्थ में घुसे हैं, फिलॉसफी के बारे में तुमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो एस्थेटिक्स को ज़्यादा टच नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम एस्थेटिक्स को यहाँ पे थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों बाद हम लेक्चर बना रहे हैं और बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। किताब हमने अपनी लिखनी शुरू कर दी है और काफ़ी अच्छी जा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है सबके लिए, जो भी रीडर्स होंगे, जो भी तुम होपफुली कोई पब्लिशर अगर मिलता है, वो किताब जब भी लिखी जाएगी तो तुम लोग उसको डिकोड कर पाओगे किताब को। इट्स फिलोसफिकल फिक्शन। आगे उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट आज हमारा है एस्थेटिक्स, इसके बाद हमारा बचता है लॉजिक, देन वील एंड द इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी सीरीज। अब एस्थेटिक्स का क्या मतलब है? एस्थेटिक्स जो है आर्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आर्ट, तुम्हारा आर्ट वर्क, कुछ भी आर्ट हो सकता है। वो आर्ट में तुम्हारा म्यूज़िक आ सकता है, डांस आ सकता है, तुम्हारा जो आर्टिस्ट जो पेंटिंग वाला आर्ट होता है वो आ सकता है, ड्रामा आ सकता है। एवरीथिंग इज आर्ट, एक तरह से एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। अब हम बात करेंगे कि ये सिर्फ इमोशन के एक्सप्रेशन तक सीमित है आर्ट, या उससे बड़ा कुछ है, उससे इंटरेस्टिंग कुछ है, उससे मेजर कुछ है। और फिलॉसफी में तुम्हारा एस्थेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों भैया मूवी में तुमको पता है कि एक मूवी देख रहे हो, उसमें जो है तुमको पता है फिक्शनल कैरेक्टर है, जो फॉर एग्जांपल एवेंजर्स देखने गए तुम, ठीक है, तुम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवेंजर्स देखने गए, एवेंजर्स में लास्ट में अपना, ठीक है, आयरन मैन अपने भैया मर गए, आई लव यू 3000 हो गया एंड में। हमको क्यों इतना रोना आ रहा है, हम इतना क्यों रो रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जिसके हमको पता है कि रियल लाइफ में वो अलाइव है, बस मूवी में मरा है। क्यों हमारे सेंटिमेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, क्यों तुम रो रहे हो? उस मूवी के पीछे की आर्ट क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, मॉरल एस्थेटिक्स क्या है, हम वो जानेंगे आज के इस लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं एक स्टोरी के साथ। तो डेनमार्क में सन 2000 अभी रिसेंटली एक आर्किटेक्ट भैया हैं, वो जो है एक डिस्प्ले कर रहे थे, एक म्यूजियम में डेनमार्क में डिस्प्ले कर रहे थे, और उस बंदे का नाम था मार्को एवरेस्टी। अब उसके बारे में तुम पढ़ सकते हो, और बहुत ही खिसका टाइप आदमी है। ऐसा इतना खिसका टाइप आदमी है कि एक बार अपनी पार्टी में उसने लोगों को चाउमीन या फिर नूडल्स और मीट बॉल्स खिलाई, और वो मीट बॉल्स पता है क्या थी? उसके फैट की मीट बॉल्स थी। वो फैट वो था जो उसने अपनी लिपोसक्शन सर्जरी जो होती है उससे जो फैट निकाला था, उसको भैया लोगों को परोस दिया। तो उस लेवल का पगलैट आदमी। तो क्या हुआ, इसने एक डिस्प्ले किया और इसको बोल रहा था आर्ट डिस्प्ले। उसमें क्या था, 7-8 वेसल्स रखे हुए थे, बर्तन रखे हुए थे, और उसमें पानी था, उसमें गोल्ड फिश थी, हर एक वेसल में गोल्ड फिश थी। अब क्या है, और इस जो आर्ट डिस्प्ले था उसका नाम था हेलेना। इसको तुम देख लेना, मार्को एवरेस्टी हेलेना। अब क्या हुआ, भाईजान ने क्या किया कि वेसल्स रख लिया 8-9, उसमें गोल्ड फिश डाल दिया। अब वो कोई मामूली वेसल नहीं था भैया, वो थे मिक्सी ग्राइंडर, जो हम लोग जिसमें चटनी वटनी हमारी मम्मियाँ पीसती है ना, चटनी वगैरह मसाले, ग्राइंडर थी। अब उसने क्या किया, बंदे ने कहा भाई कोई भी फ्री है आओ, जिसको भी दिल कर रहा है आओ और इसका बटन दबाओ। तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, बटन दबाएगा तो भैया कोई मछली ग्राइंड हो जाएगी मिक्सी में। अब क्या हुआ, बहुत देर वेट हुआ, इंतज़ार हुआ। आखिर में एक बंदा आया, उन भाईजान ने बटन दबा दिया, मछली पूरी ग्राइंड हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद वहाँ पे जो है वो आ गए, पुलिस ऑफिशियल्स आ गए, और बाहर का तुम्हें पता है टाइम पास लोग हैं, तो कहने लग गए भाई दिस इज़ एनिमल क्रूएल्टी हो रही है, और उसको रोक लगाई और चार्जेस लगा दिए, इस बंदे के खिलाफ चार्जेस लगा दिए, और वगैरह वगैरह वगैरह। शायद जिसने बटन दबाया उसके खिलाफ भी चार्जेस लगा दिए होंगे, बाद में उसको दे टुक डाउन द चार्जेस। बहरहाल जो भी है, तो इसके पीछे एक फ़िलॉसफी दिखाने के अपने मार्को एवरेस्टी कोशिश कर रहे थे। अब वो क्या फ़िलॉसफी थी? अब मैं यहाँ पे 3 शब्द लिखूंगा,
ठीक है। अब ये 3 शब्द हैं। जिस बंदे ने बटन दबा दिया मिक्सी ग्राइंडिंग मशीन का और मार दिया मछली को, वो बंदा है सेडिस्ट। जो हम नहीं बोलते भैया कितना सेडिस्ट आदमी है, कितना मनहूस आदमी है, ठीक है, उसको सफरिंग में मज़ा आ रहा है, दूसरों की सफरिंग में, मतलब तुम समझ लो कि सफ़र करवाने में मज़ा आ रहा है, वो एक सेडिस्ट। फिर आया तुम्हारा मॉरलिस्ट, जिसको देख के दुख हो रहा है कि भैया मछली को ग्राइंड कर दिया, जिसने शायद पुलिस को बुला लिया, ठीक है, जो ये तुम्हारे होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, पीटा वाले, उनको जो एनिमल प्रोटेक्शन वाले, वो गया मॉरलिस्ट। तीसरा आया वॉयर। भैया अब कोई जो है बटन दबा रहा है, कोई बटन दबाने के बाद पुलिस को बुला रहा है, अब कोई ऑडियंस भी तो चाहिए, मज़े भी तो करने होने चाहिए, मज़े भी तो लेने चाहिए। वैसे वो नहीं होते जैसे अपने स्कूलों में होते हैं, 2 लौंडे भिड़ रहे हैं, एक लौंडा ज़बरदस्ती पीट रहा है, वो तुम्हारा हो गया सेडिस्ट। मॉरलिस्ट हो गया तुम्हारा कि भैया जो रोक रहा है, भैया मत लड़ो मत लड़ो, वो हो गया मॉरलिस्ट। और वॉयर तुम्हारा कौन हो गया? वॉयर वो हो गया जो हम लोग मेरे जैसे बंदे मज़े ले रहे हैं, भाई चल रहा है चलने दो। मेरी लाइफ को लेके भी यही फिलॉसफी है, ना मैं इनिशिएट कर रहा, ना मैं बीच में पढ़ के रोक रहा, मज़े लो, जैसा फ्लो है चलने दो, मज़े लेंगे। देन थी, अगर ऊपर वाला एग्जिस्ट करता, ऊपर वाले की देन है, लो मज़े, तुम्हारे लिए शो है फ्री का। तो VOYEUR वॉयर। तो ये इसने कहा मार्को एवरिस्टी में। अब क्या हुआ कि ये चीज़ बहुत स्ट्रांग थी। आज को तुम गोल्डफिश की चटनी बना रहे हो, कल को इंसान की चटनी बना रहे हो बड़े स्केल पे। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स तुमसे 2-3 सवाल पूछता है। एस्थेटिक्स तुमसे 2-3 सवाल पूछता है। यहाँ आ जाता हूँ मैं। पहला सवाल पूछता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये 2 सवाल तुमसे एस्थेटिक्स पूछ रहा है। पहला, व्हाट डज आर्ट टेल अस अबाउट आवरसेल्व्स? हमारे बारे में आर्ट क्या दर्शाता है कि भैया हम सेडिस्ट हैं, मॉरलिस्ट हैं या वॉयर हैं? पहला। दूसरा, व्हाट पर्पस डज आर्ट सर्व इन आवर लाइफ? कि क्या पर्पस है आर्ट का? आर्ट चाहिए ही क्यों चाहिए हमको आर्ट अपनी ज़िंदगी में? तो इन सवालों के हम आगे जवाब देंगे। अब थोड़ी सी हम ले लेते हैं हिस्ट्री और पीछे जाते हैं। मार्को भैया पैदा हुए थे उससे भी 2000 साल पहले पीछे जाते हैं। अब आए हमारे प्लेटो बाबा। ठीक है, प्लेटो बाबा जो थे वो भैया चिढ़ते थे आर्ट से, और आर्ट तुम्हारे मूवमेंट से, आर्ट कल्चर से चिढ़ते थे। तो प्लेटो बाबा ये कहते थे कि मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ते थे कि उन्होंने ये बोल दिया कि हटाओ, आर्ट को बाहर निकाल के फेंको, एलिमिनेट कर दो सोसाइटी से। आर्ट शुड नॉट बी एस्थेटिक्स, या आर्ट एंड आर्टिस्ट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। उसके लिए उन्होंने शायद वो भी लड़ा था, शायद केस उस वक्त जो होता होगा उसके लिए वो खड़े भी हुए थे लड़ने के लिए। और इससे हमको ये पता लगता है कि आर्ट कितनी पावरफुल है। भैया प्लेटो जैसा बंदा जिसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा आदमी, इतना माना हुआ उस टाइम पे ग्रीस का आदमी, बड़े लोगों में उठना बैठना, तो उसको कौन, मतलब समझ रहे हो, उस टाइम का इलॉन मस्क लेवल, मतलब बनाता नहीं था वैसी चीज़ें, मतलब इतना इंटेलिजेंट, तो उसको क्या मतलब भैया? इसलिए मतलब क्योंकि आर्ट इज़ वेरी पावरफुल। ये लाइन हमेशा याद रखना, आर्ट इज़ वेरी पावरफुल, इसलिए वो बंदा उसको एलिमिनेट करना चाहता था। अब तुम थोड़ा सा ना देख लेना, ये प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी जो थी थ्योरी ऑफ ट्राइपार्टाइट सोल। तो उसने क्या कहा था कि एक इंसान की 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक इंसान, बहुत लंबा इंसान बना दिया हमने, ग्रेट खल्ली इंसान बना दिया, बट समझ जाना। तो इसका जो ट्राइपार्टाइट सोल का कॉन्सेप्ट था तुम्हारा प्लेटो का, ट्राइपार्टाइट सोल, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये कह रहा था कि 3 भागों में इंसान एक तरीके से डिवाइडेड है। एक ही इंसान 3 भागों में। एक है उसका भैया रैशनल, लॉजिकल, दूसरा है उसका स्पिरिचुअल, इमोशनल, और तीसरा है उसका एपेटाइट, फिजिकल, डिज़ायर। तो पहला क्या है? पहला है जो कहते हैं ना अपने दिमाग से सोचो, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो, ये वही है। पहला है तुम्हारा कि भैया दिमाग से सोचो, जिसमें आर्ग्यूमेंट देके, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देके तुम किसी चीज़ को सोच रहे हो। दूसरा है स्पिरिचुअल इमोशनल, कि तुम दिल से सोच रहे हो, मतलब दिल से काम ले रहे हो कि मेरा दिल है ये करने का। तीसरा है एपेटाइट और फिजिकल डिज़ायर, भूख लग रही है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हो गए तुम्हारे, जो भी तुम्हारे डिज़ायर्स है, पैसा कमाने का डिज़ायर, वो तुम्हारे इसमें फिजिकल डिज़ायर और एपेटाइट में आ गया। अब ट्राइपार्टाइट सोल के अकॉर्डिंग, जो कि प्लेटो बाबा ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा आर्ट है वो तुम्हारे रैशनल और लॉजिकल माइंड को करप्ट करते हुए
ओवरराइड करते हुए तुमको स्पिरिचुअली और इमोशनली टच कर दे रहा है, छू जा रहा है तुम्हें, इस तरीके से छू जा रहा है कि तुम्हारा रैशनल और लॉजिकल, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो तुम समझ लो जानवरों के लिए ये वाली तीसरी चीज़, ये जो चीज़ है आर्ट जो है इस चीज़ को छू रहा है और ये चीज़ इसको ओवरराइड कर जा रही है, ख़त्म कर दे रही है, भ्रष्ट कर दे रही है, करप्ट कर दे रही है। तो ये इस वजह से प्लेटो बाबा चिढ़ते थे आर्ट से। तो उन्होंने जो है इसको कहा कि इमेजिनरी चीज़ रियल लगने लग जाती है। भाई क्या होता है जब हम कोई चीज़ दिल से सोचते हैं, स्पिरिचुअली सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी इमेजिनरी चीज़, स्पिरिचुअल इमेजिनरी चीज़, ये मेरा लुकआउट है, चिढ़ मत जाना, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसको तुम क्या कर रहे हो, इमेजिनरी चीज़ को रियल मानने लग जा रहे हो, तो तुम्हारा ये वाला सिस्टम करप्ट। तो ये प्लेटो बाबा कह रहे थे। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, 2400 साल बाद, 2400 साल बाद एक है आरजी कॉलिंगवुड, ठीक है, ब्रिटिश फिलोसफर आरजी कॉलिंगवुड, 20th सेंचुरी के काफ़ी माने हुए फिलोसफर, 20th ही है शायद, चेक कर लेना। तो अब आरजी कॉलिंगवुड क्या कह रहे थे, अब आरजी कॉलिंगवुड ने क्या कहा कि भैया आर्ट भी दो तरीके की है, ठीक है, गौर देना यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। आरजी कॉलिंगवुड ने ये कहा कि आर्ट भैया दो तरीके की होती है। क्या दो तरीके की होती है? एक होती है अम्यूजमेंट आर्ट और एक होती है मैजिक आर्ट। तो तुम्हारी एक आ गई, आरजी कॉलिंगवुड भैया ये कह रहे थे यार मैं सेटअप ना अपग्रेड करूँगा, बार बार ऐसे मूव करना पड़ता है, मेरे पास लैपल माइक है जो वो यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन वो मेरे इस फ़ोन के साथ रेडमी नोट 9 प्रो के साथ बहुत स्टैटिक आवाज़ देता है, तो ऐसे ही काम चलाना होगा। तो एक हो गई अम्यूज़मेंट आर्ट और एक हो गई मैजिकल आर्ट, ये तुम्हारे आरजी कॉलिंगवुड कह रहे थे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अम्यूज़मेंट आर्ट वो है जो तुमको सिर्फ मतलब समझ लो रेनबो एंड सनशाइन दिखाती है, तुमको एक तरीके से एस्केप मैकेनिज्म है वो रियलिटी से, एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो तुम, भागने की कोशिश कर रहे हो। एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे। और मैजिक आर्ट वो है जो तुमको रियलिटी में हेल्प कर रही है, सोसाइटी को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। तो मैजिक आर्ट का इन्होंने ये बताया कि वो तुम्हारे लिए अम्यूज़मेंट है, सॉरी अम्यूज़मेंट आर्ट का ये बताया कि अम्यूज़मेंट तो है ही, वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, और स्पेलिंग देख लेना, एक एस्केप मैकेनिज्म है तुम्हारे लिए, डिस्ट्रैक्शन और एक एस्केप मैकेनिज्म। लेकिन ऐसी किताबें, जैसे एक किताब भी एक पीस ऑफ आर्ट है, ठीक है, ऐसी किताबें जैसे एक किताब है, इसके बारे में तुम पढ़ना, हैरियट बीएस की उनकी एक नॉवल है अंकल टॉम्स केबिन, यहाँ पे लिख देते हैं, ये उनकी किताब है अंकल टॉम्स कैबिन। तो इसमें क्या था, इस बंदे ने पूरा तुम समझो चेंज कर दिया पेस ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? इन लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि भैया वाइट लोगों के लिए थी ये किताब कि जो ब्लैक लोग हैं वो भी इंसान हैं, उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट मत करो, स्लेव की तरह ट्रीट मत करो। तो एक मैजिक आर्ट थी जिसने चेंज किया, सोसाइटी को चेंज किया, बहुत इम्पैक्ट किया था उस किताब ने। तो पढ़ सकते हो। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपनी हैरी पुत्तर, समझ गए होगे, हैरी पॉटर। अपने हैरी पॉटर क्या है, जो बच्चे हैं जिनको हम अपनी देसी भाषा में निब्बा बोलते हैं, जो 14-15 साल की लौंडियाँ हैं, हैरी पॉटर को वो समझेंगे हाँ भाई क्या ज़िंदगी है, जादू करो सब सामने, मज़े हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जादू हो रहा है, ज़िंदगी अपनी चल रही है भैया, कुछ करना नहीं, मज़े हैं, क्या जादुई दुनिया है। तो वो हो गया तुम्हारा अम्यूज़मेंट आर्ट, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन है और एक एस्केपिज्म है, रियलिटी से भागने की कोशिश करो। और एक तरफ तुम्हारा भैया जो है, अगर उसको मैजिक आर्ट की तरह ले तो वो तुमको कुछ चंद चीज़ें सिखा रहा है, तुमको सिखा रहा है दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीम वर्क कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, ठीक है। तो अम्यूज़मेंट आर्ट भी कभी ना कहीं तुम्हारा मैजिक आर्ट में बदल सकता है। बस वो जैसे कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की नज़र में होती है, वैसे ही वाली बात है। तो क्योंकि एस्थेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम भी वैसी बात करेंगे, आर्टिस्ट टाइप, खूबसूरती देखने वालों की नज़र में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब क्या हुआ कि ये सब बातें करने के बाद लोग कहने लग गए भाई आर्ट इज़ ऑल अबाउट मोरालिटी, आर्ट और मोरालिटी गोज़ हैंड इन हैंड, साथ चलते हैं। और इसके बाद लेकिन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, मोरालिटी ना टांग घुसा देती है आर्ट के बीच में। अब उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब एक और
स्टोरी टेलिंग टाइम, एक और स्टोरी टेलिंग टाइम। एक जो है 2011 में फोटोग्राफर था जिसका नाम था डेविड स्लेटर, ठीक है, डेविड स्लेटर। अब क्या हुआ, डेविड स्लेटर भैया जो थे फोटोग्राफर थे, इंडोनेशिया गए थे कुछ फोटोग्राफी करने, तो उनका कैमरा रखो, कहीं फोटोग्राफी कर रहे होंगे, भाई ये जो अमीर पार्टी होती है बहुत कैमरा होता है, 4-5 कैमरा हो गए, तो एक कैमरा रखा होगा। तो एक बंदर आया, एक बंदर ने क्या किया, कैमरा उठाया, कुछ ना कुछ करके अपनी फ़ोटो खींच ली उसने, सेल्फी टाइप, उसने खुद की फ़ोटो खींच ली। अब क्या हुआ, तुम्हारा डेविड स्लेटर भाई साहब जो है, स्लेटर भाई साहब गए कि ऐसा है कि मुझे कॉपीराइट दो इस इमेज का। जब भी कोई फोटोग्राफर एक बहुत तगड़ी फ़ोटो खींचता है या कोई भी फ़ोटो खींचता है तो उसको कॉपीराइट करवाना पड़ता है कि कोई और ना चोरी कर ले, उसकी फ़ोटो अपना नाम ना कर ले। तो उसने बोला कॉपीराइट दो। अब जो है उन्होंने कहा, जो ये एक्टिविस्ट लोग होते, नहीं कैसे नहीं कॉपीराइट, ये तो बंदर ने खींची है। उस बंदर का नाम पड़ गया नरूटो, बंदर का नाम पड़ गया तो बंदर ने खींची है। इस फोटो से जो पैसा आएगा वो बंदर को जाएगा। जंगल में इंडोनेशिया के नंगा बिना दिमाग के बंदर जिसने बस कैमरा उठा के खींच ली फोटो अपनी, पीटा वाले आ गए वहाँ पे। ये जो एनिमल प्रोटेक्शन वाले नहीं होते जो हर जगह पहुँच जाते हैं, पीटा वाले आ गए। उन्होंने कहा नहीं ये तो बंदर के राइट्स हैं, इसके ऊपर हम दे ही नहीं सकते। केस हुआ पूरा, अभी भी वो पब्लिक डोमेन में है, वो इमेज पब्लिक डोमेन में है, शायद अब रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, चेक कर लेना तुम डेविड स्लेटर वाला केस। और वो फोटो भी है, बहुत फनी सी फोटो है। तुम समझ रहे हो किस हद तक कि वो बंदर की है। अगर पैसा डिवाइड होगा या तो डिवाइड होगा दोनों में, स्लेटर में और नरूटो में, या फिर सिर्फ बंदर को पैसा जाएगा। तो उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए डेविड स्लेटर ने कि भाई कैमरा फ़ोटो उसने खींची है, लेकिन मैं वहाँ कैमरा लेके गया था, मैं इस मकसद से गया था कि मैं कैमरा से फ़ोटो खींचूंगा, तो उसके हाथ में वो कैमरा पड़ गया, उसने खींची, तो इनडायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये किया, मेरे वजह से फ़ोटो खींची है। बाद में लोग कहने लगे नहीं, तुमने ना तो एंगल सेट किया, तुमने ना तो फ्रेम सेट किया, तुमने ना तो क्लिक किया, तुमने ना तो टाइमिंग सेट करी, वो तो बंदर ने करी, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है। इसलिए बहुत बहस भसड़ चली। तो इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि कभी कभार आर्ट वर्क में मोरालिटी अड़ंगी दे सकती है कि भाई ये भी तो मोरालिटी है कि भाई बंदर ने खींची, बंदर को दो, बंदर को मस्त सा लैविश से एकदम रॉयल स्वीट अपार्टमेंट टाइप मिलना चाहिए, केले ही केले बिछे होने चाहिए, भाई बंदर की भी अपनी है मोरालिटी। अब क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हम बात कर रहे थे कि क्यों आंसू बहते हैं तुम्हारे, और कुछ पैराडॉक्सेस के बारे में बात करेंगे, कुछ हम लोग ट्रेजेडीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रेजेडीज़ एक है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी आर्ट वर्क में, ठीक है। आर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी, जिसको अपने एरिस्टोटल बाबा जो प्लेटो के डिसाइपल थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संभाला, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी को। जितना प्लेटो चिढ़ते थे एरिस्टोटल उतना ही आर्ट वर्क के साथ थे। तो ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ये है कि तुम एक थिएटर रूम में गए, तुमने पैसे दिए, तुम एक इमोशनल मूवी देख रहे हो और तुम अपने नेगेटिव इमोशंस लेट आउट कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो रोने के लिए, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। और इसी के ऊपर जो बुक है फ्रेडरिक नीचा की द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जो भी एग्जिस्टेंशलिज्म में इंटरेस्टेड है, वो भी रिचर्ड वागनर के म्यूज़िक को, शायद मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे को पढ़नी है, मैं पढ़ना शुरू करूँगा बुक्स नीचा वगैरह की, मंगा रहा हूँ मैं, क्योंकि खुद की किताब लिख रहा हूँ तो मुझे घंटा आइडिया नहीं है कैसे किताब लिखते हैं। आज से पहले मैंने एनेट ब्लाइटन, घूसबम्स, सीक्रेट 7, इनसे ज़्यादा फेमस 5, इससे ज़्यादा बचपन में 7वीं 8वीं में पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ी है। हाईएस्ट लेवल की किताब मैंने स्टीफन हॉकिंग की 2-4 चैप्टर पढ़े हैं, द ग्रैंड डिज़ाइन, उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ी है। मेरे को कुछ नहीं पता, तो मेरे को पता करना है किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। भाई किताब अगर 300-350 पेजेस की लिखनी है तो ये कुछ तो आना चाहिए, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत। बहरहाल, तो द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इसी चीज़ की है, इसी चीज़ के ऊपर है, म्यूज़िक के ऊपर ही है, जो फ्रेडरिक नीचा बाबा ने लिखी है। और ये जो ट्रेजेडी थी कि भाई ये ट्रेजेडी है ना, तुम पैसा दे रहे हो, जाके रो रहे हो, अब इसको कैसे हम ओवरकम करें। तो एरिस्टोटल बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारी है, एरिस्टोटल ने एक चीज़ दी जिसका नाम था कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस ये है कि तुम रो रहे हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम एक सेफ एनवायरनमेंट में रो रहे हो। इसका तुम गूगल पे मीनिंग चेक कर सकते हो कैथारसिस का। तुम एक सेफ एनवायरनमेंट में रो रहे हो, कोई नुकसान नहीं है उसका,
ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, कोई इल इफेक्ट नहीं है उसका, तो तुम रो सकते हो। तो कैथारसिस ने तुम्हारी प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी सॉल्व कर दी। बहुत बड़ी चीज़ थी एरिस्टोटल ने कैथारसिस देके प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी तुम्हारी सॉल्व कर दी कि तुम अगर पैसे देके भी रो रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, यू आर जस्ट लेटिंग योर नेगेटिव इमोशंस आउट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू आर जस्ट लेटिंग आउट योर, यू आर जस्ट ओपनिंग द गेट्स ऑफ योर इमोशन, इज जस्ट क्राइंग फ्रीली, दैट इज योर फ्रीडम, दैट माइट बी अ फ्रीडम फ्रॉम योर नेगेटिव इमोशंस। तो वो कह रहा है तुम्हारा एरिस्टोटल बाबा ये कह रहे हैं। अब इसी में काम हुआ, इसी के अंदर प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी में और काम हुआ, जो कि तुम्हारा था पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी कैसे लिखूं, मैंने इतना बड़ा लिख दिया, प्रॉब्लम हो रही है। पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन, ये पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन वही है जो मैंने बताया तुमको, आई लव यू 3000, आयरन मैन भैया जिंदा है, फिल्म में मरा, लेकिन मैं उसके लिए आंसू बहा रहा हूँ, क्यों? फिक्शनल मूवी है ना, रियलिटी में तो ऐसा नहीं हुआ ना, मैं क्यों रो रहा हूँ? वाई द हेल एम आई शेडिंग टीयर्स फॉर समथिंग विच इज़ फिक्शनल, जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिंदा है असल में। ये थी पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन। अब इसके ऊपर भी फिलॉसफी है, इस पर भी बहस करनी है, तो इसके ऊपर भी तुम्हारे दो फिलोसफर्स आए। पहला आया केंडल वॉल्टन और दूसरा आया तुम्हारा नोएल कैरल। अब केंडल वॉल्टन ये कह रहा था कि जो तुम आंसू बहा रहे हो फेक आंसू हैं, फेक इमोशंस हैं, असली इमोशंस नहीं है, ज़बरदस्ती का तुम रो रहे हो। और उसको आर्ग्यू नोएल कैरल ने किया कि नहीं भैया, वो इमोशंस भी असली होते हैं, वो भी लोगों को अफेक्ट करते हैं, वो भी लोगों की लाइफ बदल देते हैं, बहुत लोगों की लाइफ बदली है। तो इन दोनों के तुम आर्ग्यूमेंट बहस भसड़बाजी के बारे में पढ़ लेना, हम इसको यहाँ पे ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं अपनी गोल्ड फिश वाले एग्जाम्पल पे। तो तुम्हारा अब हमने यहाँ पे इतना सब पढ़ लिया, इतना सब हमने पढ़ लिया, तो अब हमको थोड़े बहुत सवाल उठाने चाहिए, थोड़े बहुत सवाल उठाने चाहिए। और वो क्या सवाल है? वो सवाल ये है कि तुमने गोल्ड फिश को ब्लेंड किया, अब वो मॉरल है नहीं है? भाई गोल्ड फिश की जान कोई, हमने इंसान को थोड़ी ब्लेंड किया। इंसान तो समझ लो एपेक्स प्रेडेटर है, पता नहीं कितने लाख सालों से या सालों से, 1000 सालों से। तो इतनी छोटी सी चीज़ जिसकी शायद कॉन्शियसनेस भी उस लेवल पे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी उस लेवल पे डेवलप नहीं है कि उसको कोई पेन भी शायद फील होता होगा। बट अगर उस मछली को तुम ग्राइंड करने के बाद उस जो तुमने डिस्प्ले किया, हेलेना जो था, जो आर्ट वर्क जो था, उसको डिस्प्ले किया, उससे अगर 100 लोगों की या 50 लोगों की, चलो 10 लोगों की भी लाइफ चेंज हो रही है, एंड वो आगे और लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो ठीक है भाई, दैट इज़ मॉरल। तुम इफेक्ट कर रहे हो लोगों की लाइफ को, जो कि मैं वीगनिज्म और नॉनवेज और वेजिटेरियन फूड खाने के उसमें मैं ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करता हूँ। तो क्या मॉरल है? इज़ इट मॉरल? ठीक है, गोल्डफिश वाला एग्जाम्पल एक सवाल उठाता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी एंड आर्ट। ये सवाल तुम्हारा गोल्डफिश वाला एग्जाम्पल उठा रहा है। अब कुछ कहेंगे, जिसने बटन दबाया वो कहेगा भैया क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है, मैं रोज़ जो हूँ अपनी बिल्ली को मछली खिलाता हूँ, और जो है मैंने तो बटन दबा दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसमें भी अब 2 भागों में लोग बढ़ जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, 2 भागों में लोग बढ़ गए। इसमें भाई कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है। अब तुम्हारा एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया ऑटोनॉमस भाईजान ये कह रहे हैं कि भैया मेरे को मतलब आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज़ नो लिंक बिटवीन आर्ट एंड मोरालिटी। तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को, तुम जो हो मार्को एवरेस्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उसने गलत किया, क्योंकि ही हैज़ इम्पैक्टेड मैनी पीपल। आज भी हम उसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, हमको भी उसने इम्पैक्ट किया कहीं ना कहीं ऑन ए सबकॉन्शियस लेवल। तो कह रहे हैं देयर इज़ नो लिंक बिटवीन मोरालिटी एंड आर्ट, वो कोई इफेक्ट नहीं होता, एवरीथिंग इज़ मॉरल। ये नहीं कि मार दो किसी को मतलब, एंड आर्ट इजंट अफेक्टेड बाय मोरालिटी। अब तुम्हारे दूसरे भाग आते हैं भैया, अभी इसको अपोज करने वाले ऑब्वियस ही बात है, तुम सोच ही रहे होगे कि इफेक्ट, इससे आर्ग्यू करने वाले अलग लोग आते हैं, वो हैं एस्थेटिक मॉरलिस्ट। वो ये कहते हैं कि भैया कितना भी बड़ा पीस ऑफ आर्ट वर्क हो, दुनिया बदल देने वाला ना क्यों ना हो, लेकिन अगर इमोरल मीन से कर रहे हो, तुमने एक मछली मार दी, तुमने कुत्ता मार दिया, तुमने एक बिल्ली मार दी, तो वो पीस ऑफ आर्ट नहीं कहलाएगा।
क्रिमिनलिटी कहलाएगा, गुनाह कहलाएगा। तो ये थी तुम्हारी एस्थेटिक्स इन अ नटशेल। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। और इन्फो लाइब्रेरी में आज हमने क्या पढ़ा, प्लेटोज थ्योरी ऑफ ट्राइपार्टाइट सोल, इसके बारे में तुमको जाके सर्च करना है। आरजी कॉलिंगवुड के बारे में सर्च करना है, ठीक है। हैरियट बीएस की जो नॉवल है अंकल्स केबिन, शायद अंकल टॉम्स केबिन, वो तुमको पढ़ना है। डेविड स्लेटर के बारे में पढ़ना है जो फोटोग्राफर था। उसके बाद केंडल वॉल्टन एंड नोएल कैरल, इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि इनकी क्या आर्ग्यूमेंट थी, क्या बहस बसड़ थी। इस वीडियो का इतना ही रखना चाहते हैं। और यार एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर तुम किसी ग्रुप में हो, फिलॉसफी की ग्रुप में हो, सेल्फ डेवलपमेंट की ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यार ये चैनल शेयर करो, लोगों तक बात पहुँचाओ, लोगों तक कंटेंट पहुँचाओ। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, जितना अच्छे से समझा सकता हूँ समझाऊँ। दिस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद अस। मछली खाऊंगा आज मैं भाई, टेक केयर।